आज का हमारा जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 के जो रिमेनिंग टॉपिक्स हमारे रह गए थे मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशंस, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस और कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशंस। जो हम अपने पिछले टॉपिक्स में कवर कर चुके थे वो थे प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगल वेरिएबल जो थी वो हमने कैलकुलेट करनी थी। अब हम उससे आगे आ गए हैं, हम सिंगल वेरिएबल से आगे आ गए हैं और हम जा रहे हैं मल्टी वेरिएबल की तरफ। मल्टी वेरिएबल यानी मल्टी वेरिएबल से मुराद इधर है मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो ग्रेटर देन वन हो सकता है, यानी ग्रेटर देन वन होगा। अब मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशंस, ये सिंगल वेरिएबल की डिस्ट्रीब्यूशन थी जिसके अंदर एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था और एक डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास मौजूद था। अब ये है हमारे पास बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके अंदर हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मौजूद होते हैं और एक डिपेंडेंट वेरिएबल मौजूद होता है जिसको हम जी भी कह सकते हैं। इसी तरीके से ये ट्राईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है। ट्राईवेरिएट, इसके अंदर हमारे पास तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसको हम किसी भी ग्रीक लेटर से डिनोट कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। यहाँ पर हम यू भी लिख सकते थे, ठीक है। हमने डिपेंडेंट वेरिएबल को डिनोट करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए अपनी आसानी के मुताबिक कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं, अब चाहे वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट हो या चाहे वो ग्रीक अल्फ़ाबेट हो। ये बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, ये ट्राईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है और ये एक जनरलाइज्ड फॉर्म है, ठीक है। इस मल्टीवेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन की एक जनरलाइज्ड फॉर्म है, यानी y इज़ ए फंक्शन इन वेरिएबल्स इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x1 x2 ऑल द वे थ्रू xn, ठीक है। ये जनरलाइज्ड फॉर्म है इसकी। जैसे हमें मालूम था कि फंक्शन ऑफ x बराबर थी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी, ये जो फंक्शन ऑफ x है ये हमें प्रोबेबिलिटी की वैल्यू देता था। इसको हम कहते थे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर सिंगल वेरिएबल, ठीक है, फॉर सिंगल वेरिएबल। इसी तरीके से जब हम बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व करेंगे तो ये हमें बाईवेरिएट प्रोबेबिलिटी देगा जिसको हम कहते हैं जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये है मल्टी वेरिएबल के लिए, ठीक है। अच्छा, ख्याल रहे कि हमारे सिलेबस में सिर्फ बाईवेरिएट तक टॉपिक्स हैं, ट्राईवेरिएट के भी टॉपिक्स मौजूद हैं, लेकिन मिस ने हमें मना किया था कि हम सिर्फ बाईवेरिएट तक करेंगे। मैं भी आप लोगों को बाईवेरिएट तक ही कवर करवाऊँगा, ट्राईवेरिएट हमारे टॉपिक्स में यानी हमारे सिलेबस में नहीं है। हालांकि ये मौजूद है, बुक के अंदर मौजूद है। अगर आपने अपने लिए पढ़ना है तो ज़रूर इसको पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मज़ीद कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। जैसे कि हमने रिग्रेशन में पढ़ा था कि जब दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, लाइक जब हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो ये दो तो इससे कनेक्टेड होते ही होते हैं, लेकिन इन दोनों का भी आपस में रिलेशन होता है, ठीक है। ये जो रिलेशंस आपस में जो रिलेशन होता है ना, ये कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्रिएट करता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटीज़। और इसी वजह से हमने मल्टीपल रिग्रेशन के जो कोफिशिएंट्स थे वो कैलकुलेट किए थे कि अगर इन दोनों के रिलेशन आपस में ना हो तो फिर इस रिलेशन ना होने की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल को ये कितना अफेक्ट करेगा, या सिर्फ इसका रिलेशन मौजूद ना हो और इन दोनों का रिलेशन मौजूद हो तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल पे कितना अफेक्ट पड़ेगा, या ये वाला रिलेशन मौजूद ना हो और ये वाला रिलेशन मौजूद हो तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल पे कितना फ़र्क पड़ेगा। ये हमने पढ़ा था, मल्टीपल रिग्रेशन के जो कोफिशिएंट्स हमने निकाले थे उसमें हमने ये पढ़ा था, ठीक है। ये वहाँ की बातें ख़त्म हो गई। अब ये बाईवेरिएट और ट्राईवेरिएट जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं इनको हम एक एग्जांपल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। चूँकि लाइफ में कोई भी चीज़ सिंगल वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करती, लाइफ में जो लाइफ की इक्वेशन होती है उसमें आप कोई भी सिंगल वेरिएबल नहीं होता, उसके अंदर हज़ार किस्म के वेरिएबल्स होते हैं। इसलिए रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हमेशा या तो बाईवेरिएट पर डिपेंड करेंगे या ट्राईवेरिएट पर डिपेंड करेंगे, और जो प्रोबेबिलिटी है रियल वर्ल्ड प्रोबेबिलिटीज़ वो मल्टीवेरिएबल फंक्शन से ही कैलकुलेट की जा सकती हैं। अब हम इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम इकोनॉमिक्स से एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि मेरा माइनर इकोनॉमिक्स है इसलिए मैं इजीली एग्जांपल दे सकता हूँ। देखें, डिमांड फॉर टोयोटा कार। अब ये जो डिमांड है टोयोटा कार की
वो किस चीज़ पे डिपेंडेंट होती है? सबसे पहले जो सबसे कॉमन चीज़ है जो हमारे माइंड में आता है वो है प्राइस। अगर प्राइस ज़्यादा होगी तो यकीनन डिमांड उसकी कम होगी, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। इसी तरीके से जो दूसरा वेरिएबल है हमारे पास, ये था हमारे पास x1। अब जो हमारे पास दूसरा वेरिएबल है वो है इनकम। अगर किसी शख्स की इनकम ज़्यादा होगी तो यकीनन वो टोयोटा कार को ख़रीद सकता है, तो उसके लिए डिमांड भी ज़्यादा हो जाएगी। जिसकी इनकम कम होगी वो टोयोटा कार को अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए डिमांड कम हो जाएगी। ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया 2। अब यह तीसरा हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। ये है सब्सटीट्यूट्स की प्राइस। अच्छा, सब्सटीट्यूट्स, टोयोटा सब्सटीट्यूट्स कहते हैं नेमल बदल को, ठीक है। टोयोटा कार के नेमल बदल क्या हैं? होंडा या सुजुकी, निसान, ठीक है। और इसी तरीके से जो आजकल चाइनीज़ ब्रांड हैं, फॉ, इसी तरीके से ये इसके सब्सटीट्यूट्स होते हैं। अगर सब्सटीट्यूट्स की प्राइसेस जो हैं ज़्यादा होंगी, यानी नेमल बदल की प्राइसेस अगर ज़्यादा होंगी और टोयोटा कार की प्राइस कम होगी, तो टोयोटा कार की डिमांड भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि वो महंगी हैं तो लोग उनको नहीं ख़रीदेंगे, लोग फिर टोयोटा कार को ख़रीदेंगे। अगर सब्सटीट्यूट्स की प्राइसेस कम होंगी, ठीक है, अगर सब्सटीट्यूट्स की प्राइसेस कम है, नेमल बदल की प्राइस कम है, लाइक होंडा की प्राइस जो है वो कम है, तो लोग फिर टोयोटा को नहीं ख़रीदेंगे, लोग फिर होंडा को ख़रीदेंगे। इस तरीके से होंडा की डिमांड तो ऊपर जाएगी, लेकिन टोयोटा की जो डिमांड है वो नीचे आ जाएगी, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्स की प्राइसेस, ये हमारे पास वेरिएबल था x3, ठीक है। अब हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्स के प्राइसेस, कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं? एक ऐसी चीज़ें जो दूसरी चीज़ का साथ दे, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। अब गाड़ी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? देखें आप, गाड़ी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होगा? सबसे बड़ा जो उसका है वो है पेट्रोल, यानी फ्यूल, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। अगर फ्यूल की प्राइसेस ज़्यादा होंगी तो लोग गाड़ी को ख़रीदना इतना अफोर्डेबल नहीं समझेंगे, ठीक है। उसकी फ्यूल की जो अफोर्डेबिलिटी है वो बाउंड्री से ज़्यादा हो जाएगी। अगर कॉम्प्लीमेंट्स की प्राइसेस ज़्यादा होंगी तो डिमांड कम हो जाएगी, अगर कॉम्प्लीमेंट्स की प्राइसेस कम होंगी तो डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। इसी तरीके से प्रेफरेंसेस हैं। अच्छा, कुछ लोग ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, उनको होंडा की जगह टोयोटा पसंद है, कुछ को नहीं पसंद होती, तो ये प्रेफरेंसेस होते हैं। जिसको टोयोटा पसंद होगी उसके लिए डिमांड हाई होगी, जिसको नहीं पसंद होगी उसके लिए डिमांड कम होगी। अब है रेट ऑफ टैक्सेस, ये बहुत बड़ी चीज़ है, रेट ऑफ टैक्सेस, ठीक है। डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, आप सबको पता है, कुछ होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस, कुछ होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, फिर होती हैं कस्टम ड्यूटीज़, फिर होते हैं सेल्स टैक्स, फिर होते हैं एडिशनल कस्टम ड्यूटीज़, फिर होते हैं एडिशनल सेल्स टैक्स, फिर इनकम टैक्सेस। ये सारे के सारे टैक्सेस जो हैं, जितने ज़्यादा होंगे टैक्सेस उतनी ज़्यादा कार की जो डिमांड है वो कम होगी। अच्छा, ये टैक्सेस जितने कम होंगे, गाड़ी वालों, जो टोयोटा की कंपनियां जितने टैक्सेस उनको कम देने होंगे, जाहिर सी बात है प्रोडक्ट की कीमत भी कम होगी, तो इससे प्रोडक्ट सस्ती मिलेगी, जिसकी वजह से टोयोटा कार की डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था x1, ये दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल x2, ये तीसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल x3, ये हमारे पास था x4, और ये था हमारे पास x5 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दिस वाज x6 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसी तरीके से आगे बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ सकते हैं, लाइक द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री, the level of savings in the country, the level of government expenditure in the country, the level of imports of Japanese car, the level of imports of other brands, the level of exports। इस तरीके से बेतहाशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं। ये इकोनॉमिक मॉडल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनता चला जाता है, इसलिए इकोनॉमिक्स की एक फील्ड भी है जिसको हम कहते हैं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स ये कॉम्प्लेक्स फील्ड होती है, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। इसके अंदर इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स तीनों शामिल होती हैं, इसको हम कहते हैं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। और ये पाकिस्तान में तो नहीं पढ़ाई जाती, मेरे ख्याल से एशिया में भी नहीं पढ़ाई जाती है, यूरोप में या अमेरिका में पढ़ाई जाती है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। चलें, बहरहाल ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अपना कंपाइलर पढ़ रहे होंगे, उसकी थॉरो रीडिंग कर रहे होंगे, क्योंकि मैं काफ़ी तेज़ी से आगे जाऊँगा, ठीक है। मिस ये सब कुछ पढ़ा चुकी हैं, मुझे सिर्फ एक ओवरव्यू देना है लेक्चर का। अब हम ये कर चुके हैं, हम अपने अपने नेक्स्ट फार्मूलाज की तरफ जाते हैं। ये हमारे फार्मूलाज हैं फॉर द टॉपिक ऑफ मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। अब आप इसको यहाँ पॉज कीजिए
या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको अपने पास कॉपी कर लें, या तो मैं ऐसा करूँगा कि मैं सारे फार्मूलाज एक जगह लिखकर PDF की फ़ाइल में ग्रुप पे सेंड कर दूँगा। ठीक है, चलिए इन फार्मूलाज को समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास सिंगल वेरिएबल की कंडीशंस मौजूद थी कि जो भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, यानी वो नेगेटिव नहीं होगी, वो हमेशा पॉजिटिव होगी। वो ज़ीरो तो हो सकती है लेकिन वो नेगेटिव नहीं होगी। इसी तरीके से यहाँ पर जो मल्टीवेरिएट की प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो कभी ज़ीरो तो हो सकती हैं लेकिन कभी नेगेटिव नहीं होंगी। ठीक है, पॉजिटिव रहेंगी हमेशा। इसी तरीके से तमाम प्रोबेबिलिटीज़ का जो सम है, तमाम प्रोबेबिलिटीज़ का जो सम है जो हमने सिंगल वेरिएट में पढ़ा था वो 1 के बराबर होता है। इसी तरीके से मल्टीवेरिएट में भी तमाम प्रोबेबिलिटीज़ का सम 1 के बराबर होगा। ये हमारे पास दो कंडीशंस थी। अब ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला है हमारे पास जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का। आपको सिंगल वेरिएट से याद होगा कि हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते थे। तो ये क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ऑफ मल्टीवेरिएबल। ठीक है, ये वाला क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ऑफ क्यूमुलेटिव वेरिएबल। अच्छा, क्यूमुलेटिव का जो ग्राफ है, क्यूमुलेटिव ग्राफ वो सबको याद होगा आई थिंक। वो किस तरीके से बिल्ड होता था, वो हमेशा इंक्रीजिंग होता था, लाइक इस तरीके से। ठीक है, ये क्यूमुलेटिव ग्राफ होता था। क्यूमुलेटिव कहते हैं सम आपको, सम को, सम का मतलब होता है क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव ग्राफ, इसको हम कहते हैं सम। यानी पाइलिंग, या इसको आप समझ लें पाइलिंग अप, पाइलिंग अप। यानी मैं कहूँ ये एक बुक है, इसके ऊपर एक दूसरी बुक है, ये तीसरी बुक है उसके ऊपर, ये चौथी बुक है उसके ऊपर, इस तरीके से पाइलिंग अप हो रही है, यानी क्यूमुलेट हो रही हैं। अगर हम एक दिन का काम नहीं करते फिर दूसरे दिन पे छोड़ देते हैं, फिर तीसरे दिन का काम नहीं करते चौथे दिन पे छोड़ देते हैं, इस तरीके से काम क्यूमुलेट होता है। तो ये वहीं से निकला है, क्यूमुलेटिव का मतलब होता है सम। तो ये है हमारे पास डिस्क्रीट वेरिएबल के क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अच्छा, ये जिस तरीके से डिस्क्रीट के फार्मूलाज थे उसी तरीके से हमारे पास कंटिन्यूस के फार्मूलाज हैं। यहाँ पर हमारे पास समेशन की नोटेशन होती है, यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रल की नोटेशन होती है। ठीक है, ये हमारे पास पार्शियल डिफरेंशिएशन है कि हम क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन से वापस अपने ओरिजिनल फंक्शन में किस तरीके से जाएंगे। तो ये पार्शियल, इसको हम करते हैं डिफरेंशिएट डावा स्क्वायर डिवाइडेड बाय डावा एक्स इंटू डावा वाई एंड द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, ओरिजिनल फंक्शन ये हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास था क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, फ्रॉम क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन टू ओरिजिनल फंक्शन का ये वाला फार्मूला है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने बाकी के टॉपिक्स के पास। जो हमारे बाकी के टॉपिक्स थे, हमारे बाकी के टॉपिक्स यहाँ से शुरू हो रहे थे, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस। अब मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है देखें, पहले हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज़ है। जब हमने मल्टीपल रिग्रेशन में पढ़ा था, मल्टीपल रिग्रेशन में मुझे उम्मीद है आप सब ने को उसकी थोड़ी बहुत थ्योरी आती होगी। मल्टीपल रिग्रेशन में हमने मल्टीपल रिग्रेशन में यह पढ़ा था कि जब बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मिलकर डिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर अफेक्ट डाल रहे होते हैं तो वो होता है क्यूमुलेटिव अफेक्ट। हमने उसमें मालूम करना होता है कि अगर 4 वेरिएबल्स मौजूद हैं तो 2 वेरिएबल्स को अगर हम कांस्टेंट ट्रीट कर लें और 2 वेरिएबल्स को हम चेंज होने दें, उनको वेरिएबल रखें, तो उन 2 वेरिएबल्स का क्या फ़र्क पड़ेगा अकेले। इसी तरीके से ये जो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन है इसका भी यही एक कॉन्सेप्ट है। वो क्या कहता है कि अगर हम x को कांस्टेंट ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, x को कांस्टेंट मीन्स इसको हम चेंज नहीं होने देते। अब सिर्फ y को हम हम सिर्फ y को वेरिएबल होने देंगे। यहाँ पर हम इसको x को ले लेते हैं कांस्टेंट। अब हम कहेंगे कि y वेरिएबल होता रहे, तो इनकी जो प्रोबेबिलिटीज़ का सम होगा ना, प्रोबेबिलिटीज़ का सम, ये होता है मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। लाइक मैं आपको समझाता हूँ, ये टेबुलर फॉर्म है।
ये टेबुलर फॉर्म है हमारे पास मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, ये टेबुलर फॉर्म है हमारे पास मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन की। जिस तरह हमारे पास सिंगल वेरिएबल जो था हमारे पास, उसमें हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते थे प्रोबेबिलिटीज़ को, लाइक हमारे पास x की वैल्यूज़ होती थी 0 1 2 3, उसके बाद फिर हमारे पास f(x) की वैल्यूज़ होती थी 1/25 1/25 1/25 1/25, ठीक है, यही वैल्यूज़ होंगी आई थिंक। और ठीक है, और ये टेबल इस तरीके से, ये टेबल था हमारा इस तरीके से, ये टेबल था हमारे पास सिंगल वेरिएबल का, और ये टेबल है हमारे पास किसका, ये टेबल है हमारे पास मल्टी वेरिएबल का। इस तरीके से थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाता है। अब जो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर हम x को एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर लें और y को हम उसमें वेरिएट होने दें तो क्या अफेक्ट आएगा, फिर ये उसकी प्रोबेबिलिटीज़ बन जाती हैं। इस तरीके से अगर जब हम सम करेंगे ना, इस टेबल को देखते हुए जब हम इस तरीके से इसको सम करेंगे, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल जो सम होता है ना वो होता है y की मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस, और जब हम y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और x को वेरिएट होने देंगे वेरिएबल, और फिर हम इनका सम करेंगे इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल, ये इस तरीके से, तो हमारे पास आती हैं x की मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस। अब हम इसको फॉर्मूले से देखते हैं। ये है हमारे पास मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, g ऑफ x इक्वल्स टू समेशन मल्टीवेरिएट फंक्शन इन वेरिएबल्स x एंड y। यानी हम यहाँ पर y को तो चेंज होने दे रहे हैं लेकिन x को हमने एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया हुआ है, ठीक है। तो यह आ जाती है हमारे पास मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। यहाँ पर हम x को तो चेंज होने दे रहे हैं लेकिन हमने y को एज अ क्या कहते हैं कांस्टेंट ट्रीट किया हुआ है, तो ये आ जाता है हमारे पास मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, हम कैलकुलेट करते हैं टेबल से। अगर टेबल हमने बना लिया ना तो आसानी हमारे पास मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस आ सकती हैं। कभी कभी टेबल हमारे पास मौजूद नहीं होता और क्वेश्चंस में थ्योरी की फॉर्म में वैल्यूज़ लिख दी गई होती हैं, तो आपको न्यूमेरिकल डेटा निकाल कर उसको टेबल की फॉर्म में डालना पड़ेगा, ठीक है। और जहाँ वैल्यूज़ नहीं होती वहाँ पर हम 0 लिख देंगे या इस तरीके से डैश डाल देंगे। और जब हम इनको हॉरिजॉन्टल सम करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यूज़ आ जाएंगी, और जब हम इनको वर्टिकल सम करेंगे तो हमारे पास x की मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास डिस्क्रीट की मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूलाज हैं, और ये हमारे पास कंटिन्यूस वेरिएबल्स, कंटिन्यूस मल्टी वेरिएबल के जो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन है उनके फार्मूलाज हैं। आप इनको पॉज करके अपने पास लिख लें, ठीक है, या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम अपने चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बिल्कुल, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन वो निकला है कंडीशन से या रिस्ट्रिक्शन से, या तो किसी किस्म की कोई कंडीशन मौजूद हो या किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन मौजूद हो किसी सिनेरियो में, तो फिर वहाँ पर कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन हम अप्लाई करेंगे। अब हम अगर इसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से एक एग्ज़ाम्पल लें, लाइक कोरोना वायरस से हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं। कोरोना वायरस से हम कहते हैं कि भाई इसका जो डेथ रेट है, डेथ रेट जो है इसका वो है 3% है, ठीक है, डेथ रेट। ये हमने एक इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर ली, ठीक है, कि डेथ रेट फ्रॉम कोरोना वायरस इज़ 3%। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ x तो कैलकुलेट करें, लेकिन गिवन जो एज है, एज ब्रैकेट, वो आप मुझे बताएं 50 to 60 तक, यानी जो ह्यूमन पॉपुलेशन है 50 से लेकर 60 तक, उनके दरमियान कोरोना वायरस का डेथ रेट कितना है। जब मैंने ये कंडीशन लगा दी और जब मैंने ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी, यानी रिस्ट्रिक्शन क्या है कि आप फ्रॉम एजेस 0 to 49 तक नहीं ले सकते, ठीक है। अब ये हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन है, ये कंडीशन है कि एज 50 to 60 लेनी है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी यकीनन चेंज होगी। तो जो हमें डेटा मालूम है उसके मुताबिक शायद 10% है आई थिंक। तो देखें, रिस्ट्रिक्शन लगाने की वजह से, कंडीशन लगाने की वजह से प्रोबेबिलिटी के ऊपर असर पड़ता है। इसको हम कहते हैं कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट और क्या कहते हैं यूज़फुल एप्लीकेशन है स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी में। यह है उसका फंक्शन जो कि हमने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन हम किस तरीके से करते थे, ये हमारे पास इंटरसेक्शन होता था
अगर मैं इसको वेन डायग्राम से आपको समझाऊँ तो और ये हमारे पास सेट ए है, ये हमारे पास सेट बी है, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन था, इसकी प्रोबेबिलिटी हम रखेंगे। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि हमारे पास इधर बी जो है एज ए कंडीशन दी हुई है, ठीक है। गिवन दैट, इसके लिए बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल हो सकते हैं क्वेश्चन में। एक होगा गिवन दैट, क्वेश्चन में आ सकता है गिवन दैट, या क्वेश्चन में आ सकता है प्रोवाइडेड दैट, ठीक है। ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आपको अपने जहन में रखनी है। प्रोवाइडेड दैट, इसका मतलब ये है कि जो ये क्वेश्चन है ये कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन होगा। अगर इसी तरीके से हमें कह दिया जाता है कि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैलकुलेट करें गिवन दैट ए, तो हम ऊपर यही रखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। ये हमारे पास जनरल फंक्शन था जो हमने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था। इसी को अगर हम वेरिएबल्स की फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास आ जाएगी जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके न्यूमरेटर में होगा हमारे पास वैल्यू ऑफ जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास होगा वैल्यू ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई, क्योंकि इधर हमारे पास वाई एज ए कंडीशन दी हुई है और हमने फाइंड आउट करनी है एक्स की डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यानी फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन वाई, या फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स प्रोवाइडेड वाई, ये उसका फार्मूला है। उसके बाद या तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई गिवन एक्स, या फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई प्रोवाइडेड दैट एक्स, और ये हमारे पास इस तरीके से कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वाई की, जहाँ पर एक्स हमारे पास कंडीशन होगा, ठीक है। इस तरीके से ये जो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स है ये हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और जब हमें एक्स वेरिएबल की कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा तो हमारे डिनोमिनेटर में वाई की जो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगी। ये मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल वाई, और यहाँ पर है वैल्यू ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। और हम मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से कैलकुलेट करते थे वो हम अपने पीछे देख चुके हैं। इसी तरीके से डिस्क्रीट और कंटिन्यूस के भी यही फंक्शंस हैं। ये दोनों डिस्क्रीट और कंटिन्यूस के ऊपर ये दोनों यही अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा लेक्चर जो कि मल्टी वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, और हमने जो पढ़ा था ये मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारा ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो चुका है। आप लोग इसके क्वेश्चंस ट्राई करें जो मैं आपको बता रहा हूँ। ट्राई करने के बाद या तो आप उसको देख लें, एक नज़र देख लें कि वो आपसे सॉल्व हो सकते हैं या नहीं हो सकते। उसमें से जो भी आपको मुश्किल लगे आप मुझे वो कल तक बता दें, ताकि मैं उसका जो ट्यूटोरियल है वो उसकी वीडियोस बनाकर अपलोड कर दूं जो क्वेश्चंस आपको मुश्किल लगे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारे सॉल्व कर लें जो मैं आपको दूंगा, आप देख लें एक नज़र कि आपसे सॉल्व हो सकते हैं या नहीं। अगर नहीं हो सकते तो आप मुझे बता दें, फिर मैं वो उनमें से कुछ जो मुश्किल वाले हैं मैं वो सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर इख्तिताम पर पहुंच जाएगा इंशाल्लाह कल, चैप्टर 3। ओके, आप देखें, इनको सॉल्व करें और फार्मूलाज़ को नोट करें, और हो सकेगा तो इंशाल्लाह मैं सारे फार्मूलाज स्टैटिस्टिक्स के एक जगह जमा करके इन द फॉर्म ऑफ PDF फाइल मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगा। ठीक है, खुदा हाफिज़।